बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग के लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एंड अदर डिजीज़ ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर मेनली हम तीन चीज़ों को लेते हैं, कंट्यूजन, स्प्रेन और स्ट्रेन। तो बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कंट्यूजन। कंट्यूजन क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है प्रोड्यूस बाय ब्लंट फोर्स सच एज ब्लो, किक और फॉल। अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पहुंच जाए मीन्स के लेगामेंट, मसल और टेंडन अगर इंजर्ड हो जाए और उसके अंडरलाइन काज ब्लंट फोर्स हो, कोई मुक्का मारे या कोई किक मारे या कोई बंदा गिर जाए और उसकी वजह से उसके सॉफ्ट टिश्यू इंजर्ड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड कंट्यूजन। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको हम इक्कीमोसिस या ब्रूजिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, तो हेमाटोमा डेवलप हो जाता है। जब ब्लीडिंग सफिशेंट अमाउंट में होती है कि काज एंड एप्रिशिएशन कलेक्शन ऑफ ब्लड, जब ब्लड ज़्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल रप्चर हो और उससे ज़्यादा अमाउंट में बाहर आ जाए सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोकल सिम्टम हमें मिलते हैं इन्फ्लेमेशन के, यानी पेन, स्वेलिंग एंड डिस्कलरेशन आर कंट्रोल विद इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड। जहाँ पे सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड लीक आउट हो जाता है फ्रॉम द रप्चर ब्लड वेसल, तो वहाँ पे हमें पेन, स्वेलिंग और डिस्कलरेशन मिलती है, जिसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वहाँ पे हम अगर कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो कंट्यूजन होते हैं वो रिजोल्व हो जाते हैं 1 to 2 वीक्स के। नेक्स्ट है स्प्रेन। स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि लिगामेंट इंजर्ड हो जाते हैं। लिगामेंट कहाँ होते हैं? अराउंड द जॉइंट, और इसके अंदर रिंचिंग और ट्विस्टिंग मोशन आ जाती है, मीन्स कि इसके अंदर टीयरिंग या ये ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज स्प्रेन। और टोन लिगामेंट लॉस इट्स स्टेबलाइजिंग एबिलिटी। इसके अलावा जो टीयरिंग लिगामेंट है या जो ट्विस्टिंग लिगामेंट है उसके अंदर जो स्टेबलाइजिंग एबिलिटी होती है कि वो जॉइंट को स्टेबल रखते हैं, वो एबिलिटी उसके अंदर ख़त्म हो जाती है। ब्लड वेसल रैप्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से एडिमा हो जाते हैं, और जॉइंट इज टेंडर, यानी जॉइंट को जब हम हाथ लगाते हैं तो पेशेंट को दर्द होता है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ जॉइंट टेंडरनेस। इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ द जॉइंट होते हैं वो पेनफुल होते हैं, मीन्स कि पेशेंट उस जॉइंट को जब हिला रहा होता है तो उसमें पेशेंट को दर्द होता है। द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी एंड पेन इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 आवर। इसके अलावा जो पेन होता है और जो डिसेबिलिटी होती है वो पहले 3 घंटे के अंदर इंक्रीज़ होती है जब इंजरी हो जाती है, बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले 2-3 घंटे के अंदर स्वेलिंग और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अब स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन के अंदर क्या होता है कि मसल खींच जाते हैं, मसल पुल काज बाई ओवर यूज, जब हम ज़्यादा मसल को यूज़ करते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, या अगर मसल्स के अंदर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है या एक्सेसिव स्ट्रेस अगर हम उसके ऊपर डाल रहे होते हैं। लेट्स सपोज जो बॉलर होते हैं, क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, वो अपने जिस हाथ से वो गेंद फेंक रहे होते हैं उसके वो मसल की ओवर यूजेस हो रही होती है, तो वो एक्सेसिव स्ट्रेस है या ओवर यूज़ है, तो वहाँ पे उनको मसल स्ट्रेन हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेन जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मीन्स के अगर स्ट्रेन इंजरी हमने देखनी है तो ये हमें बिल्कुल बारीक होती है, यानी माइक्रोस्कोप होती है। इनकम्प्लीट मसल टीयर इसके अंदर होती है विद सम ब्लीडिंग इनटू द सॉफ्ट टिश्यू। इनके अंदर जो मसल होते हैं उसके अंदर टीयरिंग आ जाती है, लेकिन कम्प्लीटली वो मसल के अंदर टीयरिंग नहीं आती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली मसल के अंदर वेयरिंग वाला प्रोसेस हो जाता है विद सम ब्लीडिंग इनटू द टिश्यू, और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ब्लीड भी हो जाता है इनटू द नियर बाई सॉफ्ट टिश्यू। पेशेंट जो होता है एक्सपीरियंस सोरनेस, पेशेंट को वहाँ पे दर्द होता है, सडन पेन विद लोकल टेंडरनेस, और उस एरिया के अंदर जब हम टच करते हैं तो वहाँ पे पेशेंट को दर्द होते हैं, एंड मसल यूज़ जब वो मसल को इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके अलावा उसके अंदर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन मीन्स के मसल की जो नॉर्मल कंट्रैक्शन होती हैं या जो नॉर्मल मूवमेंट होती है वो वहाँ पे लॉस हो जाती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ कंट्यूजन, स्ट्रेन एंड स्पेन कंसिस्ट ऑफ, अगर इन तीनों सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो इन तीनों के लिए हम क्या करते हैं? रेस्टिंग पेशेंट को कहते हैं कि आप रेस्ट कर लें एंड एलिवेटेड द इफेक्टेड पार्ट, और जो पार्ट इफेक्टेड है जहाँ पे स्ट्रेन, कंट्यूजन या स्प्रेन इंजरी हुई है उस वाले पार्ट्स को हम
अबव रखते हैं यानी एलिवेट रखते हैं। इसके अलावा कोल्ड अप्लाई करते हैं और कंप्रेशन बैंडेज इस्तेमाल करते हैं। ये एक्रोनियम राइस हमने याद करते हैं, यानी आर से रेस्ट हमने प्रोवाइड करना है पेशेंट को, आई से आइस की एप्लीकेशन करनी है, सी से कंप्रेशन बैंडेज को इस्तेमाल करना है और ई से एलिवेशन के उस इफेक्टेड पार्ट को हमने एलिवेट रखना है। इंटरवेंशन राइस की बात करते हैं तो रेस्ट प्रिवेंट एडिशनल इंजरी एंड प्रमोट हीलिंग। रेस्ट हम पेशेंट को क्यों एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करें, क्योंकि उससे एडिशनल इंजरी जो वो मसल पहले से इंजर्ड है उस पर हम मज़ीद स्ट्रेस नहीं डालना चाह रहे होते तो मज़ीद वो इंजर्ड नहीं होते। इसके अलावा जब वो रेस्ट में होते हैं तो वो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस अच्छी होती है। सेकंड नंबर पे आई मोइस आर ड्राई कोल्ड अप्लाइड इंटरमिटेंटली फॉर 20 to 30 मिनट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर आफ्टर इंजरी। जब इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे हमने कोल्ड अप्लाई करना है। अब वो ड्राई भी हो सकते हैं, वो मोइस भी हो सकता है। 20 से 30 मिनट के दरमियान हम गैप रखेंगे, यानी 30 मिनट, हर 30 मिनट के बाद पहले 48 घंटे तक हम यही करेंगे। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हुआ होता है, जो स्वेलिंग रेडनेस हुई होती है, जब हम कोल्ड अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिक्रीज़ हो जाती है, एडेमा भी कम हो जाते हैं और जो डिस्कम्फर्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड स्किन एंड टिश्यू डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। इसके अलावा हमने ज़्यादा कोल्ड एप्लीकेशन नहीं करनी क्योंकि उससे स्किन और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं सी के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्रेशन मीन्स कि हमने ऐसे इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज हमने यूज़ करना है कि ताकि वहाँ पे जो अगर ब्लीड हो रहा है तो वो ब्लीड कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा एडिमा उससे कम हो जाते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंजर्ड टिश्यू, और इसके अलावा इंजर्ड टिश्यू को एक सपोर्ट भी मिल जाता है। ई एलिवेशन कंट्रोल द स्वेलिंग। सही है, अगर हम उस इफेक्टेड पार्ट को एलिवेट रखते हैं, ऊपर रखते हैं या ऊंचा रखते हैं तो उससे क्या होता है कि स्वेलिंग कम हो जाती है। आफ्टर द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज, फॉर एग्जांपल 24 to 48 और आफ्टर इंजरी, हीट में भी अप्लाइड इंटरमिटेंटली। अच्छा, अब अगर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी स्टेज गुजर गए यानी 24 से 48 घंटे हो गई इंजरी को, तो अब हमने हीट अप्लाई करनी इंटरमिटेंटली, वक्त पे से 15 से 30 मिनट के दरमियान, और दिन में 4 मरतबा हम हीट अप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा कि मसल स्पाज़म उससे रिलीफ हो जाएगा, वेजो डायलेशन हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अच्छा होगा और जो वूंड की हीलिंग है वो रिपेयर वो प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ इंजरी, डिपेंड कर रहा होता है कि इंजरी कितना सीवियर है, कितनी शिद्दत है। प्रोग्रेसिव पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइज में बिगेन इन 2 to 5 डेज़ के हमने पेशेंट को पैसिव और एक्टिव जो एक्सरसाइज होता है, एक्टिव एक्सरसाइज वो होता है जो पेशेंट खुद से कर रहा होता है, वाइल पैसिव एक्सरसाइज जो हम पेशेंट को एक्सरसाइज लेट सपोज उसके हम फिजियोथेरेपी कर रहे होते हैं, हैंड के मूवमेंट करवा रहे होते हैं या लेग्स के मूवमेंट करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमने सीवियरिटी ऑफ इंजरी क्या है, लेकिन वैसे आइडियली हम 2 to 5 डेज़ के अंदर ये स्टार्ट करवा देते हैं। जब सीवियर स्प्रेन होता है, मे रिक्वायर 1 to 3 वीक्स ऑफ इमोबिलाइजेशन बिफोर प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज आर इनिशिएटेड। अगर सीवियर स्प्रेन इंजरी हुई है तो हम 1 से 3 हफ्ते तक उसको इमोबिलाइज रखते हैं उस इफेक्टेड पार्ट को, और उसके बाद उसको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। स्ट्रेन एंड स्पेन टेक वीक्स आर मंथ टू हील। इसके अलावा स्ट्रेन और स्प्रेन जो इंजरी है इसको हीलिंग प्रोसेस में या सही होने में या ठीक होने में महीने या हफ्ते लगते हैं। स्प्लिंटिंग में भी यूज़ टू प्रिवेंट री इंजरी। इसके अलावा हम स्प्लिंट यानी सपोर्ट यूज़ कर रहे होते जिससे हम जो वहाँ के जो इंजर्ड टिश्यू है कि वहाँ पे री इंजरी ना हो, उसके लिए हम स्प्लिंटिंग करते हैं, मीन के एडिशनल सपोर्ट देते हैं। ये रेफरेंस है इस लेक्चर के। अब बात करते हैं गोट डिजीज़ की। गोट को हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस भी कहते हैं। सही, इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि गोट के अंदर क्या होता है कि जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड की डिपोजिशन होती है। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं कि इट इज़ द टाइप्स आर अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस के टाइप्स हैं, मीन के जॉइंट के इन्फ्लेमेशन के एक टाइप्स है जिसके अंदर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का मकदार इंक्रीज़ हो जाता है। दिस काज यूरिक एसिड क्रिस्टल टू फॉर्म इन द जॉइंट। जब यूरिक एसिड की मकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं। वो क्रिस्टल कहाँ पे जमा हो जाते हैं, जॉइंट के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है और उस जॉइंट की जो मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द पेशेंट हैज़ इशू विद हाई यूरिक एसिड लेवल इन द बॉडी। मेन मसला क्या होता है कि हाई यूरिक एसिड, ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का मकदार बढ़ जाता है।
द पेशेंट इज़ प्रोड्यूसिंग टू मच यूरिक एसिड। अब दो चीज़ें हो सकती है कि या तो पेशेंट के बॉडी के अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड बन रहा होता है, या वो जितना नॉर्मली यूरिक एसिड बॉडी से किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होता है वो नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होता है। तो रिजल्ट हमें क्या मिलाएगा, हाई यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड। शार्प निडल लाइक यूरेट क्रिस्टल। अब जो यूरिक एसिड की फॉर्मुलेशन होती है ये निडल लाइक क्रिस्टल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं शार्प निडल लाइक यूरेट क्रिस्टल। कहाँ पे जमा हो जाते हैं, अराउंड द जॉइंट के सराउंड में, काजिंग इंटेंस इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है, अलॉन्ग विद पेन एंड रेडनेस, जिसके अंदर सीवियर पेन और रेडनेस होते हैं। इट टेंड टू मोस्ट कॉमन अकर इन द बिग टो। सबसे पहले ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये सीवियर इन्फ्लेमेशन, ये क्रिस्टल की फॉर्मेशन बिग टो के अंदर। इसके अलावा बट कैन इफेक्ट द फिंगर, इसके अलावा फिंगर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एल्बो को भी, नी जॉइंट को भी और स्मॉल टॉस को भी, और इसके अलावा रिस्ट जॉइंट के अंदर भी यूरिक एसिड की फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो सकती है और वहाँ पे भी सीवियर इन्फ्लेमेशन, पेन और रेडनेस हो सकती है। अब यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि फ्यूरिन एक अमाइनो एसिड है। जब उसकी ब्रेकडाउन होती है ड्यूरिंग डाइजेशन तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाता है और किडनी इसको फिल्टर कर रहा होता है और यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट करता है। किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है यूरिक एसिड की ही मकदार को नॉर्मल रेंज में रखने की। इफ़ द किडनी आर डैमेज, अगर किडनी डैमेज हो गया, देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ यूरिक एसिड लेवल इंक्रीजिंग, तो फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीट नहीं होगा तो वो ब्लड के अंदर रिटेन रहेगा, जिसकी वजह से हमें ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का मकदार इंक्रीज मिलता है। अब फ्यूरिन क्या है, फ्यूरिन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, इससे डीएनए और आरएनए बनता है हमारे बॉडी के अंदर। और फ्यूरिन कहाँ से आते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, सी फूड देट आर रिच इन फ्यूरिन इंक्लूड, उसके भी हम बात करेंगे, लेकिन जो सी फूड होता है उसके अंदर ज़्यादा फ्यूरिन प्रेजेंट होता है, सही, उसके अंदर फ्यूरिन प्रेजेंट होते हैं और वो जब हम खाते हैं तो वो फ्यूरिन हमारे डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं। रिमेंबर दीज फोर कैटेगरीज, इंटरनल मीट ऑर्गन, लेट सपोज के लीवर, किडनी, स्वीट बीट, थाइमस और पेनक्रियाज। अदर रेड मीट अल्कोहल के अंदर भी होता है। इसके अलावा जितने भी सी फूड है उसके अंदर भी फ्यूरिन ज़्यादा मकदार में प्रेजेंट होता है। काजेज़ क्या है, हाई कंजम्पशन ऑफ प्यूरिन रिच फूड। काजेज़ गुड अर्थराइटिस की ये हो सकते हैं कि हम प्यूरिन वाली डाइट को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहल आगे लिखा है वाई, क्योंकि अल्कोहल के अंदर ज़्यादातर प्यूरिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन इसके अंडरलाइंग काज है। ओवरवेट, फिजिकल स्ट्रेस अगर हम बॉडी के ऊपर डालते हैं, अगर किडनी प्रॉब्लम है पेशेंट को, या अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन के अंदर एस्पिरिन से यूरिक एसिड का मकदार इंक्रीज होता है। इसके अलावा नाइसिन है, साइक्लोस्पोरिन है जो इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स है, और लूप थायजाइड डाययूरेटिक से भी यूरिक एसिड का मकदार बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है लूप एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स के आगे वाई, ये इसलिए क्योंकि लूप एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स स्टॉप द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, और जो रीएब्जॉर्प्शन होते हैं यूरिक एसिड के उस वाले प्रोसेस को ये बढ़ाते हैं। तो इसलिए अल्कोहल के आगे वाई इसलिए लिखे हैं क्योंकि उसके अंदर फ्यूरिन प्रेजेंट होता है, और लूप और थायजाइड डायरेटिक्स यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को नहीं करवाते, स्टॉप करवाते हैं और उसकी रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। अब एक्यूट गोटी अटैक के सिम्टम की बात करते हैं। हिपन रिंडमली, ये कभी भी हो सकते हैं, मैं ओनली हिपन अ फ्यू टाइम एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स, सही है। ये कितने भी ड्यूरेशन के हो सकते हैं, मीन के एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स के लिए ये ऐसा होता है कि रेंडमली पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है, उसके बाद ये सॉर्ट आउट हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, बिग टो से, लेकिन इसके अलावा ये फिंगर, एल्बो, रिस्ट और नी, सही है। इसके अलावा हील और टॉय इसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके क्लिनिकल साइन के अंदर हमें मिलता है स्वेलिंग, रेडनेस और पेन होता है जॉइंट के अंदर। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं पेन के इंटेंसिटी के अंदर इजाफा आता है और द पेशेंट में है जॉइंट स्टिफनेस, और पेशेंट के जो जॉइंट होते हैं वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। द इफेक्टेड एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव एंड द स्लाइट प्रेशर ऑन द जॉइंट काज इंटेंस पेन। जो जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मुलेशन हो जाती है, जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं गोटे अर्थराइटिस के अंदर, तो वहाँ पे अगर हम स्लाइटली प्रेशर भी डालते हैं उस जॉइंट के ऊपर तो पेशेंट को इंटेंस पेन होता है, मीन के सीवियर पेन होता है पेशेंट। क्रोनिक अटैक की बात करते हैं। क्रोनिक अटैक, जॉइंट बिकम परमानेंटली डैमेज बिकॉज यूरेट क्रिस्टल स्टार्ट टू फॉर्म टुगेदर इन लार्ज मास कॉल्ड टॉपी। जॉइंट बिकम परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं क्रोनिक केस के अंदर, अगर केस ज़्यादा पुराना हो, यानी अगर
क्रोनिक यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो तो उससे जॉइंट कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल है ये आपस में एक लार्ज मास बनाते हैं, तो उसको हम फिर कहते हैं टोपी। टोपी क्या है? ये वाइट येलोविश नूडल्स होते हैं दैट कैन बी फाउंड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बीनीथ द स्किन एंड ऑन द हाइलिक्स, जो एयर का आउटर वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा एल्बो, फिंगर और टॉयज, जॉइंट, बुरसा जॉइंट के अंदर वो वाला स्पेस होता है जिसके अंदर साइनोवल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा बोन एटीसी। इस पिक्चर के अंदर आपको यूरिक एसिड की एकोमुलेशन नज़र आ रही होती है जो कि वाइट और येलो नोडूल जिसने बनाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड टोपी। नाउ नर्सिंग इंटरवेंशन, हमने पेशेंट को असिस्ट करना है, पेशेंट के जॉइंट को, स्पेशली टॉयज, फिंगर और एल्बो को। इसके अलावा और सिर्फ और हिस्ट्री ऑफ गोट, हमने हिस्ट्री लेनी है उससे। कोल्ड एंड वार्म कंप्रेशन इफ टॉलरेटेड बाय द पेशेंट, अल्टरनेट बिटवीन कोल्ड एंड वार्म। ये पेन, स्वेलिंग, रेडनेस के लिए हम कोल्ड एंड वार्म कंप्रेशन या एप्लीकेशन कर सकते हैं। इफ गोट इज़ प्रेजेंट, अगर गोट प्रेजेंट है तो असिस्ट इवन लीडिंग अप टू द प्लेयर अप। ठीक है, तो हमने ये असिस्ट करना है कि पेशेंट की जो क्लिनिकल साइन है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ तो नहीं जा रहे। एजुकेशन हम देंगे कि ऐसे डाइट इस्तेमाल करें जिसके अंदर फ्यूरिन लो हो, अवॉइड फूड रिच इन फ्यूरिन, और ऐसे फूड को अवॉइड करो जिसके अंदर ज़्यादा फ्यूरिन हो, मीन के सी फूड को अवॉइड करने हैं। इसके अलावा रेड मीट, इंटरनल ऑर्गन मीट, सी फूड, अल्कोहल वगैरह को अवॉइड करने क्योंकि इसके अंदर रिच अमाउंट में प्यूरिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्टे डिहाइड्रेटेड, 2 से 3 लीटर पर डे पानी पीना इस्तेमाल करना है, अनलेस कंट्रा इंडिकेशन, अगर कंट्रा इंडिकेशन ना हो। बेड रेस्ट हमने इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से क्या होता है, या बेड बोर्ड और क्रेडल हमने यूज़ करवाने ताकि प्रेशर कम से कम हो इफेक्टेड वाले पार्ट से। बेड लाइनन एंड एक्सीडेंटल बम्प्स, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं इफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज़ को।